हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की सीरीज लेकर चल रहे हैं। हमने अब तक कक्षा 6 के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। अब बारी है थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है, और इसमें पढ़ेंगे हम दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे बनता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो, ये जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की दो प्रकार की गति हैं। कौन कौन सी? एक तो है घूर्णन एवं एक परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब क्या है? आपने कभी लट्टू देखा है? जब लट्टू को आप घुमाते हो फेंक के, तो एक ही जगह पर घूमता है, तो उसी को कहते हैं घूर्णन। मतलब पृथ्वी का अपनी एक ही जगह पर घूमना, गोल गोल घूमना, तो उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है। और फिर देखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, आप समझिए कि पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन एक परिक्रमण। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, इसको दिखाते हैं हम। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि ये जो पृथ्वी का जो अक्ष है वो काल्पनिक है। ये पृथ्वी के अक्ष है, ये वाला। ऐसे ऐसे आपने ग्लोब देखा है? ग्लोब अब देखा हो, यहाँ पे लटक वो घुमाते हैं फिर ग्लोब को ऐसे। ठीक है ना? तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, ये पृथ्वी के अक्ष हैं। ठीक है ना? अब ये अपन ने काल्पनिक रेखा खींच दी है कोई, ऐसे पृथ्वी को अपने चार भागों में बांट दिया है। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी अपने अक्ष से जो ये कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री घूमी हुई है। ठीक है, झुकी हुई है। और यहाँ से ये पृथ्वी आधार से पृथ्वी का कक्षीय समतल से कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। ठीक है। ये बता रहा है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक गेंद के समान है। ठीक है ना? गोले के समान है। वैसे गोले के समान नहीं है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? भुआ। पर हम अपनी समझ के लिए गोले के समान मानते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ठीक है ना? तो ऐसे पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ये आप समझ ही होंगे कि भाई जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी उस वाले हिस्से में तो दिन होगा, और उसके जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी वहाँ रात होगी। ठीक है। तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। देखो, ये वाली लाइन, ये वाले जो टर्म है, ये अपन को याद रखना है। प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत कैसे कहते हैं? जो दिन और रात को विभाजित करता है। देखो ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन है, ये वाली देखो, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। इसको याद रखना। ये क्या करता है कि रात को और दिन को दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है ना? प्रदीप्ति व्रत ठीक है, हिस्से को, रात और दिन के हिस्से को डिवाइड करता है। ठीक है ना? अब आपको पता ही होगा कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 24 घंटे घूमती है। ठीक है ना? घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर। तो 24 घंटे का जो घूमती है वो क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं उसे। ठीक है ना? कि पृथ्वी ही घूम रही है, अपने कितने किलोमीटर घंटा से घूम रही है, तो वो ये है। तो इससे क्या है? इसे पृथ्वी, जैसे ये लिख रहा कि यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्तकोण देख सकते हैं, उसे प्रदीप्त व्रत के बारे में बता रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यही पृथ्वी की दैनिक गति है।
तो आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहते हैं, तो आप बोलना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घूर्णन गति से 24 घंटे का समय लेती है, वही पृथ्वी की दैनिक गति होती है। और पृथ्वी की दैनिक गति से कोई पूछता है कि बताओ कि सूरज दिन और रात कैसे होते हैं, तो कहना कि पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण जो दैनिक गति होती है उससे दिन और रात होते हैं। ठीक है, देखो ये रहा, ये घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगर मान लो कि ये पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। देखो आगे देखते हैं नहीं क्या होगा। देखो अगर मान लो कि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो पृथ्वी जो सूरज के सामने जो भी भाग होगा वो तो उसमें तो हमेशा दिन रहेगा, और जब दिन रहेगा तो वहाँ पर वर्ष भर सूरज चमकता रहेगा। वर्ष भर जब सूरज चमकेगा तो वहाँ जो टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, और उसी के विपरीत पीछे वाले हिस्से में रात होगी तो वहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, तो वहाँ क्या होगी, ठंड होगी। तो इससे क्या अपना जीवन जो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे ये होगा घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये बताया था आर्यभट्ट ने। क्या बताया, आर्यभट्ट जी ने क्या बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आर्यभट्ट कौन थे, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आर्यभट्ट जिसने जीरो की खोज की थी। ठीक है, आपने पिछले जो अध्याय था उसमें पढ़ा होगा कि आर्यभट्ट ने सूरज चांद तारों के बारे में कुछ बताया था। क्या आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप तुरंत कमेंट कीजिए मुझे इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। अब हम पृथ्वी की दूसरी गति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहली गति हमने पढ़ ली है घूर्णन गति, जिससे क्या होता है दिन और रात। अब इस दूसरी गति से क्या होगा, इसमें परिक्रमण, इसमें क्या होता है कि जो सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है ना, और एक चक्कर कितने दिनों में होता है, 365/1/4 दिनों में। ठीक है, तो ये परिक्रमण। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। भाई अगर मान लो 365 दिन और 6 घंटे को जोड़े, वो मतलब 365 दिन और 6 घंटे को जोड़ें तो वो ना तो दिन ही रहता ना ही पूरे घंटे हो पाते हैं। तो इसको ऐसे करते हैं कि जब ये 24 घंटे हो जाते हैं, 6 घंटे मिलके 24 घंटे होता है, 24 घंटे हो जाते हैं तो इसको एक दिन मान लेते हैं। तो ये कितने दिनों में पूरा होते हैं, ये 4 वर्षों में जाके पूरा होता है। ठीक है ना, तो उसी वर्ष को बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो ये मतलब जैसे मान लो एक तो 365 सही 1/, मतलब 365 दिन और 6 घंटे, ये हो गया। अब ये घंटे ये जो घंटे होंगे ये दिन कब बनेंगे, जब ये 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे कितने दिनों में होंगे, ये कितने सालों में होंगे, ये 4 सालों में होंगे। 4 साल लग जाएगी इनको। ठीक है ना, चार साल लग जाएंगे 24 घंटे में। तो ये 356 दिन तो ये, और 300 सॉरी 365 आ गए, 365, तो 365 तो ये, और फिर 366 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वर्ष को बोलेंगे लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, इस वर्ष को बोलेंगे लीप वर्ष। ये देखो कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को, जो अतिरिक्त दिन है ना, जो 1 घंटे था वो, उसको फरवरी में जोड़ देते हैं, फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह
28 के बदले 29 की हो जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि फरवरी कभी तो 28 की होती है, कभी 29 की होती है, ऐसा क्यों? तो आप बताना कि ये लीप वर्ष के कारण होती है। ठीक है। और लीप वर्ष कैसे बनता है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ठीक। ऐसा वर्ष जिसमें तीन घूर्णन गति के कारण, सॉरी परिक्रमण के कारण, मिस्टेक। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो कब होगा बताओ? जैसे मान लो कि 2020 को लीप वर्ष था, 2000 वर्ष लीप वर्ष था। ठीक है। तो इसके 4 सालों बाद लीप वर्ष होगा, तो 2024 को लीप वर्ष होगा। इस लीप वर्ष में क्या होगा? फरवरी कौन से माह को होगी? 29 दिन होंगे फरवरी में। ठीक है ना? ऐसे। तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? जो पीछे वाली संख्या होती है ना, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, बस सिंपल सी बात। अगर पूरा बार कट जाए, जैसे 4×5 = 20, अगर पूरी बार कट जाए तो ये लीप वर्ष है। और पूरी बार नहीं कटता है, जैसे 2022, 4 से काटेंगे 22 को तो एक नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, समझ गया? आगे देखते हैं। पृथ्वी को देखते हैं। चित्र 3.3 इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई यहाँ पे, ये रहा, ये इम्पोर्टेंट बात आ गई अपनी, कि भाई ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है ना? जब सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगाती है तो इससे क्या होता है? परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन। ठीक है, समझ गया? तो इसको ध्यान रखना, ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। और दिन रात किससे बनते हैं? घूर्णन के कारण। बिल्कुल ध्यान रखना। अब चलिए मैं इसको चैप्टर को इसको डायग्राम है 3.3, इसको भी अपन को समझना पड़ेगा। इससे क्या ऋतुओं में अपन को पता लगेगा कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये वाली, ये सूरज के सापेक्ष पृथ्वी की स्थितियाँ हैं। एक स्थिति ये होगी 22 दिसंबर को, 21 मार्च को ये स्थिति हो गई, और 21 जून को ये हो गई, और 23 सितंबर को ये हो गई। तो इन स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे बेटर मैं आपको इसमें समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए, ठीक है, ये अपना सूर्य हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब सूरज को मान लें ये हो गया ये अपनी पृथ्वी। ठीक। अपन 4 तारीखें, ठीक, 4 तारीखों को अपन को याद रखना है। ठीक। तो 4 तारीख कौन कौन सी है? सबसे पहले अपन देखते हैं 21 जून को। 21 जून है, 21 मार्च को देखते हैं पहले अपन। 21 मार्च, 21 मार्च सबसे पहले देखेंगे। 21 मार्च को, 21 मार्च को क्या है? 21 मार्च में सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य मतलब आपको यह बताओ सबसे पहले दिन में, कि आप ये बताओ कि दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगती है आपको? कब लगती है बताओ? दिन में गर्मी सबसे ज़्यादा कब लगती है? दोपहरी के टाइम लगती है ना। सुबह ठंडा होता है, शाम को ठंडा होता है, पर दोपहरी की टाइम तो सूरज क्या सर के ऊपर होता है अपने, तो बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है अपने, तो क्या गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो ऐसे ये 21 मार्च को ये अपनी विषुवत रेखा है, ये अपनी 0 डिग्री रेखा यहाँ विषुवत रेखा, विषुवत, थोड़ी हिंदी मेरी खराब है तो सही देख लेना आप, विषुवत रेखा। ठीक है। तो 21 मार्च के दिन विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। सूरज की रोशनी आएंगी यहाँ पे भैया। ठीक है। अगर यहाँ सूरज की रोशनी आएंगी तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे जो भी होंगे वो गर्म नहीं हो जाएगा, तो आधी रात भाई यहाँ पे बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, कट जाएगा ये। ठीक है ना? तो यहाँ क्या है, वो बहुत ज़्यादा घाम पड़ेगी। घाम का मतलब गाँव कहते हैं घाम। ठीक है ना? गर्मी से, धूप से। ठीक है ना?
तो इसे तो यहाँ सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगी, तो धूप पड़ेगी तो यहाँ टेम्परेचर इस इलाके में टेम्परेचर विषुवत रेखा पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब तारीख आती है अपनी ऐसे 21 मार्च के दिन तो यहाँ पड़ता रहेगा ये, ठीक है ना। फिर ये सूरज क्या है, उत्तर की साइड जाएगा, उत्तर की साइड ऊपर उठना चल पड़ता है ऊपर की साइड। ये ध्यान रखने की बात है कि सूरज ऊपर नहीं जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना, पृथ्वी घूमती है, सूरज वहीं रहता है। पर अपन अपनी देसी भाषा में समझने के लिए इसको ऐसे लेंगे, ठीक है ना। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। उस डायग्राम से क्या आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा इतना, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को रखें 21 मार्च हो गया। अब 21 मार्च के बाद एक वो 21 जून को अब सूरज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कर्क रेखा, ठीक है ना, यहाँ पे है कर्क रेखा, ये कर्क रेखा 21 जून को। अब 21 जून को अपनी कर्क रेखा है तो अब यहाँ पे पड़ेगा ये सूरज, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको देखो, पहले यहाँ पे 21 मार्च है ना, 21 मार्च में क्या होगा कि जो दिन रात होंगे ना वो बराबर बराबर होंगे अपने, या दिन रात दोनों यहाँ पे बराबर, उत्तरी गोलार्ध में बराबर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 21 मार्च को क्या होगा कि जो विषुवत रेखा पे वो होता है दिन और रात बराबर बराबर होंगे। अब क्या हुआ कि सूरज ऊपर की साइड गया, ऊपर की साइड उठने लग गया, तो ऊपर की साइड जाएगा तो सूरज के ऊपर जाने को कहते हैं उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण, तो सूरज का उत्तरायण ऊपर साइड हो गया। अब 21 जून को ये क्या कहाँ चमकेगा, सीधा यहाँ पे कर्क रेखा पे। अब कर्क रेखा पे क्या कर्क रेखा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा है अपना, ये वाला एरिया पूरा पूरा ये है अपना उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा अपना, ये अपना दक्षिणी गोलार्ध, ये अपना दक्षिणी गोलार्ध। तो जो सूरज होगा वो कर्क रेखा पे चमकेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, जब चमकेगा लंबा चमकेगा तो यहाँ गर्मी होगी, तो गर्मी हो ज़्यादा गर्मी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है ना। जैसे अपन जो भारत है वो कर्क रेखा अपने बीच यहाँ से गुजरती है, बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आपने देखा हुआ कि नॉर्थ इंडिया में क्या है, वो नॉर्थ इंडिया में जो भी हैं तो 21 जून को बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो इसी कारण पड़ती है क्योंकि अपना अपन क्या है कर्क रेखा पर है, ठीक है ना। और वहीं जैसे मान लो गर्मी बच्चों की गर्मी की छुट्टी हुई तो 21 जून यहाँ पे तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मियों की छुट्टी जून में होंगी, ठीक है ना। पर यहाँ जो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे, ठीक, वो क्या होंगे, वहाँ गर्मियों की छुट्टी नहीं चलेगी, वहाँ सर्दियाँ हो रही होंगी उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में यहाँ सूरज चमकेगा तो यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, और रात सबसे छोटी। वहीं इसके विपरीत ये देखना है अपन को कि यहाँ पे 21 जून को क्या होगा यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगा कि जो दिन होगा वो तो छोटा होगा और रातें लंबी होंगी, ठीक है ना, यहाँ शीत ऋतु होगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 21 जून होगी, अब यहाँ पे आएगा सूरज फिर से वापस, अब सूरज का दक्षिणायन होना चालू हो जाएगा, ये सूरज फिर से वापस आ गया, ठीक है। सूरज वापस आएगा कब, अब ये 21 मार्च थी, अब ये बदल के हो जाएगी 23 सितंबर, 23 सितंबर, अब 23 सितंबर होगी ये तारीख। 23 जून से सितंबर होगी, पहले तो 21 मार्च होगी, मार्च से जून में गया और फिर जून उत्तरायण हुआ, उत्तरायण से फिर दक्षिणायन होने लग जाएगा, तो 23 सितंबर फिर ये विषुवत रेखा पे आ गया। विषुवत रेखा क्या हो, दिन रात बराबर होंगी, ठीक है, यहाँ पे भी दिन रात बराबर होंगी। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ नीचे की साइड आएंगे, अब ये दक्षिणा हो गया, अब ये आ गया, तो सूरज क्या है 21 जून से उत्तरायण चला गया, फिर 21 मार्च को यहाँ आ गया, दक्षिणायन हो गया, और फिर 23 सितंबर को फिर आ गया, सॉरी 21 मार्च को विषुवत रेखा पर था, फिर ये उत्तरायण हुआ 21 जून पे यहाँ पहुँचा कर्क रेखा के पास। अब कर्क रेखा के पहुँचने के बाद अब ये कहाँ पे गया, 23 सितंबर पे आ गया। अब 23 सितंबर के बाद ये जाएगा कहाँ पे, अब ये आएगा 22 दिसंबर, यहाँ 22 दिसंबर, ठीक है ना, 22 दिसंबर कहाँ गए, मकर रेखा पर, ये अपनी मकर रेखा है, ये उत्तरी वो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना, ये मकर रेखा। अब यहाँ पर सूरज दिन भर चमकेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन होगा ना वो तो बड़ा हो जाएगा और रातें हो जाएंगी छोटी, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया आपको, और नहीं समझ में आया तो ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन आगे पढ़ते हैं, तो आपको इससे पढ़ने का बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, बिल्कुल समझिए। देखो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकाए, मतलब क्या है कि सूरज का उत्तरायण हो गया ऊपर की साइड, ठीक है ना, उत्तर गोलार्ध में चले गया। तो क्या हुआ कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। मैंने बता दिया कि सूर्य की किरणें होंगी वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होगी। भाई ऊष्मा अधिक ऑब्वियसली बात है ये होगी, क्योंकि वहाँ दिन होगा सबसे बड़ा, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी। जो ध्रुव होंगे ना, ध्रुव जो ध्रुव होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं, तो सूर्य की जो किरणें ना वो तिरछी पड़ती है उनके, तो वहाँ पे क्या कम रोशनी पड़ पाती है, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी घूमती है तो क्या कभी कभार क्या है जो ध्रुव होते हैं वो सूरज के उसमें एरिया में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 6 महीने तो दिन होती है और 6 महीने रात होती है। और ये आप ये भी ध्यान रखना कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन बढ़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बिल्कुल। तो उसी कारण 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और 6 महीने तक लगातार रात होती है। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। जैसे वो ये भी कह रहा है कि देखो इस चित्र में देखो थोड़ा सा, इसमें आपको समझ आ जाएगा क्या कहना चाहता है। 6 महीने लगातार रात कैसी होती है, ये कह रहा है कि देखो यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो ये वाला एरिया है ना, ये तो सूरज की उसमें आ रहा है, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव तो आ रहा है, तो यहाँ तो 6 महीने क्या होगा दिन, और यहाँ ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या होगी 6 महीने रात। ऐसे ही देखो यहाँ पर है, ऐसे यहाँ, ठीक है। ये कह रहा है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात ये रेखा से बाहर रहते हैं। ये लिख रहा है कि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ये तो पता ही दिया आपको कि भाई सूर्य 21 जून के तब क्या 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, तो कर्क रेखा पर रहने के पश्चात कर्क रेखा पर रहने के लिए तो वहाँ ऊष्मा ज़्यादा होगी। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है। तो ऊष्मा ज़्यादा होगी तो मतलब क्या है कि दिन लंबा होगा वहाँ पे, और सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। तो इस पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहते हैं, उत्तर अयांत कहते हैं, ठीक है। इसको उत्तर अयांत भी बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं समर सोलिस्टिस, या ग्रीष्म अयांत बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड क्या होगा, इसमें लिख देता हूँ आपको, इसको उत्तर अयांत क्या है, ग्रीष्म अयनांत या समर सोलिस्टिस, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे अपन मकर रेखा के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ देखो ये मकर रेखा पे आ गया अपन। अब दक्षिणी, ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध के ऊपर वाला। तो अब ये बता रहा है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, मतलब क्या अब मकर रेखा पे आ गया सूरज, ठीक है, दक्षिण ध्रुव में। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, मकर रेखा पर सूरज आ गया तो लंबत पर चमकेगा वो मकर रेखा पर। जब लंबत चमकेगा तो वहाँ क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि जो दिन होगा ना वो बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। ये नहीं ध्यान रखने वाली बात है। और इसी के विपरीत ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। तो ठीक है, ठीक इसी के विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होगी।
ठीक है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन दक्षिणायन भी बोलते हैं, और इसको अपन या इसको बोलते हैं शीत अयनांत। शीत अयनांत, शीत अयनांत, शीत अयनांत क्यों बोलते हैं इसको, क्यों बोलेंगे बताओ, आप इसका जवाब देना। नहीं दोगे, ठीक है मैं ही बताता हूँ। इसको इसको शीतयान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दक्षिण में होती है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि मानो देखो कि क्रिसमस कब आता है, क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, पर भाई जब 21 जून को वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून हो रहा था ना, तब यहाँ सर्दियाँ पड़ रही थी दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पे। ठीक है ना, तो अब ये सर्दियाँ पड़ रही हैं यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऊपर क्या पड़ेगा, गर्मियाँ पड़ेंगी। नहीं, ऊपर अगर सर्दियाँ पड़ेंगी तो नीचे गर्मी होगी, तो इसी कारण होगी गर्मी। ठीक है ना, तो ये कब की बात बता रहा है, ये बता रहा है 22 दिसंबर की। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 22 दिसंबर में मकर रेखा पर सूर्य चमकेगा, तो वहाँ पे क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होंगी। ठीक है ना, तो ग्रीष्म ऋतु होंगे, तो क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। हमने बताया ना कि उत्तर सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन, तो पहले तो 21 मार्च से ऊपर जाता है सूर्य जून तक, और फिर जून से नीचे आता है फिर सितंबर तक। तो ये दोनों विषुवत रेखा से एक दो बार होकर गुजरता है। पहले एक बार चमकेगा, फिर दूसरी बार विषुवत रेखा पर चमकेगा, तो सूरज विषुवत रेखा पर 2 बार चमकता है। ठीक है ना, तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ये आधा दिन और आधी रात जब होगी, कब होगी, जब सूरज के सामने पूरा हिस्सा होगा, झुकी नहीं होगी पृथ्वी, तभी ऐसा होगा। ठीक है ना, तो इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। आधी रात और आधे दिन को, मतलब दिन भी बराबर और रात भी बराबर, तो इसको होते हैं विषुव। तो 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। ठीक है, तो जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो आप समझिए कि 23 सितंबर होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, वहीं दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगी। फिर 21 मार्च की स्थिति में क्या होगा, इसकी विपरीत स्थिति होगी, बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही बता रहा है कि जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी तो दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। सिंपल सी बात। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात व ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, पृथ्वी की गतियों के बारे में, दोनों गतियों को पढ़ लिया अपन ने, ढंग से अच्छी तरह से पढ़ लिया, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं रही है बिल्कुल भी अपन को। ठीक है ना, क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन है सबके सब, इन क्वेश्चनों को आप करना। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चनों को। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दे, तो इतना आप एबल होने चाहिए कि इसको कर सकें। ठीक है ना, तो बस थैंक यू। बस हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।